रविशंकर और सपना की कहानी। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक शहर जो अपनी हलचल और रंग बिरंगे बाजारों के लिए जाना जाता है। यहीं लिसाड़ी गेट इलाके में सपना नाम की एक 25 साल की लड़की रहती थी। सपना का बचपन आसान नहीं था। 18 साल पहले जब वो सिर्फ 6 साल की थी, उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसकी बड़ी बहनें पिंकी और ममता के पति मुन्ना ने उसे बेटी की तरह पाला। मुन्ना और ममता ने सपना को अपने घर अंभेड़ा गांव में प्यार और देखभाल से बड़ा किया। सपना के लिए मुन्ना सिर्फ जीजा नहीं बल्कि एक पिता की तरह थे। वो अक्सर उनकी तारीफ करती, कहती, मुन्ना भैया ने मुझे कभी अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया। सपना खूबसूरत थी, उसकी मुस्कान में एक जादू था। वो गाने सुनना पसंद करती थी और सपने देखती थी कि एक दिन उसका अपना परिवार होगा। 2024 की सर्दियों में ममता और मुन्ना ने सपना की शादी तय की। लड़का था रविशंकर जाटव, 28 साल का, भावनपुर थाना क्षेत्र के किना नगर का रहने वाला। रविशंकर एक जनरल स्टोर चलाता था। वो मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा गर्म था। वो जल्दी गुस्सा हो जाता और उसे अपनी इज्जत की बहुत फिक्र थी। 23 जनवरी 2025 को रविशंकर और सपना की शादी धूमधाम से हुई। ममता और मुन्ना ने अपनी बेटी की तरह सपना की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। बारात में ढोल नगाड़े बजे, मेहमानों की भीड़ थी और सपना की मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। रविशंकर भी खुश था। उसने सपना को गले में माला डालते वक्त कहा, सपना मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। सपना ने शर्माते हुए जवाब दिया, बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शादी के शुरुआती दिन प्यार और तनाव। शादी के बाद सपना रविशंकर के साथ कीना नगर में रहने लगी। शुरुआती महीने अच्छे थे। रविशंकर सुबह अपने स्टोर पर जाता और सपना घर संभालती। वो रविशंकर के लिए खाना बनाती और रात को दोनों साथ बैठकर बातें करते। सपना को गाने सुनना पसंद था और वो अक्सर रविशंकर को अपने पसंदीदा गाने सुनाती। रविशंकर हंसता और कहता, सपना, तुम्हारी आवाज में गाना सुनकर मेरा दिन बन जाता है। लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। रविशंकर को सपना की कुछ आदतें खटकने लगी। सपना अक्सर अपनी बहन ममता और जीजा मुन्ना की तारीफ करती। वो कहती, मुन्ना भैया ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अगर वो ना होते तो मेरा बचपन अधूरा रहता। रविशंकर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि सपना उसे कम और मुन्ना को ज्यादा महत्व देती है। वो सोचता, मैं उसका पति हूं, फिर वो बार बार मुन्ना की बात क्यों करती है। एक दिन रविशंकर ने गुस्से में सपना से कहा, सपना, तुम हमेशा अपने जीजा की तारीफ क्यों करती हो? मैं क्या तुम्हारा पति नहीं हूं? सपना ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन रविशंकर का शक बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि सपना और मुन्ना के बीच कुछ गलत है। ये शक धीरे धीरे उसके मन में जहर बनकर फैलने लगा। अलगाव, 5 महीने का दूरी। शादी के 4 महीने बाद रविशंकर और सपना के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि सपना ने अपने ससुराल छोड़कर ममता के घर अंभेड़ा गांव जाने का फैसला किया। ममता और मुन्ना ने उसे गले लगाया और कहा, सपना, तुम यहां हमेशा रह सकती हो। सपना को अपने बहन जीजा के घर में सुकून मिलता था। वो दिन भर ममता के साथ घर का काम करती, बच्चों के साथ खेलती और रात को पुरानी यादें ताज़ा करती। लेकिन रविशंकर का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो सपना को फोन करता और कहता, सपना, तुम वापस क्यों नहीं आती? तुम्हें अपने जीजा के पास ही रहना है। सपना जवाब देती, रवि, मुझे थोड़ा समय चाहिए, तुम गुस्सा क्यों करते हो? रविशंकर का शक अब और गहरा हो गया। उसे लगता था कि सपना का मुन्ना के साथ कोई गलत रिश्ता है। वो सोचता, सपना कहती है कि वो मुझे छोड़ सकती है लेकिन अपने जीजा को नहीं। ये क्या बात हुई? सपना की गर्भावस्था, एक नई उम्मीद। जुलाई 2025 में सपना को पता चला कि वो गर्भवती हैं। यह खबर सुनकर ममता और मुन्ना बहुत खुश हुए। उन्होंने सपना को गले लगाया और कहा, सपना, अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। सपना ने रविशंकर को भी फोन करके यह खबर दी। रविशंकर थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसका शक कम नहीं हुआ। वो सोचता, ये बच्चा मेरा है या किसी और का? ये विचार उसके दिमाग में बार बार आता। मुन्ना ने सपना की ससुराल में सिंधारा ले जाकर रविशंकर के परिवार से बात की। उन्होंने रविशंकर को समझाया कि सपना को वापस ले आए, लेकिन रविशंकर ने साफ मना कर दिया। वो कहता, सपना को अपने जीजा के पास ही रहना है तो रहने दो। सपना उदास थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए हिम्मत जुटाई।
वो सोचती मेरा बच्चा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। 2 अगस्त 2025, एक खौफनाक सुबह। 2 अगस्त 2025 की सुबह रविशंकर ने मुन्ना को फोन किया। उसकी आवाज में अजीब सी बेचैनी थी। मुन्ना भैया, मैं सपना से मिलने आ रहा हूं, आप रहेंगे? मुन्ना ने कहा, नहीं, मैं काम से बाहर जा रहा हूं। फिर रविशंकर ने सपना को फोन किया। सपना, मैंने एक बुरा सपना देखा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। सपना को रविशंकर की बातों में कुछ गलत नहीं लगा। उसने कहा, ठीक है, आ जाओ। सुबह 9 बजे रविशंकर बाइक से अम्हेड़ा पहुंचा। ममता उस वक्त मोहल्ले में कुछ काम कर रही थी। उनके बच्चे स्कूल गए थे और मुन्ना अपने काम पर। घर में सिर्फ सपना थी। रविशंकर ने दरवाजा खटखटाया। सपना ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। रवि, तुम आ गए? उसने खुशी से कहा। रविशंकर ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, सपना, चलो ऊपर कमरे में बात करते हैं। दोनों पहली मंजिल पर गए। रविशंकर ने दरवाजा बंद किया। सपना को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रविशंकर ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। सपना, मैं तुम्हारे लिए एक लॉकेट लाया हूं, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। सपना ने हंसते हुए आंखें बंद की। उसे लगा कि शायद रविशंकर अब बदल गया है, लेकिन अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक क्षण आया। रविशंकर ने अपनी जेब से एक चाकू और सर्जिकल ब्लेड निकाला। उसने सपना के गले पर जोर से वार किया। सपना चीखी, रवि, ये क्या कर रहे हो? उसने अपने गले को पकड़ा, लेकिन खून बहने लगा। रविशंकर रुका नहीं। उसने चाकू और ब्लेड से सपना पर ताबड़तोड़ 20 वार किए। सपना जान की भीख मांगती रही, लेकिन रविशंकर के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। वो चीखता रहा, तू अपने जीजा के साथ थी, तूने मुझे धोखा दिया। सपना की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके साथ उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी दुनिया छोड़ गया। हत्या के बाद रविशंकर खून से सना हुआ कमरे में 2 घंटे तक बैठा रहा। उसने सपना की लाश को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। फिर उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। साहब, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, डेड बॉडी घर पर पड़ी, आकर उठा लो। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। दरवाजा बंद था। ममता और पड़ोसी चीख पुकार मचा रहे थे। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। सपना खून से लथपथ पड़ी थी। उसके गले, पेट और चेहरे पर चाकू के निशान थे। रविशंकर कमरे के कोने में बैठा हुआ था। उसका चेहरा और हाथ खून से सने हुए थे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने रविशंकर से पूछताछ शुरू की। उसने कहा, सपना अपने जीजा के साथ थी। वो कहती थी कि वो मुझे छोड़ सकती है, लेकिन अपने जीजा को नहीं। मैंने गुस्से में उसे मार डाला। लेकिन सपना के परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ममता ने रोते हुए कहा, मेरी सपना ऐसी नहीं थी, रविशंकर झूठ बोल रहा है, उसने दहेज के लिए मेरी बहन को मारा। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि सपना 7 महीने की गर्भवती थी और उस पर 20 बार चाकू और ब्लेड से हमला किया गया था। पुलिस ने रविशंकर के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गांव में सनसनी, गम और गुस्सा। सपना की मौत की खबर ने अम्हेड़ा गांव में हड़कंप मचा दिया। लोग गुस्से में थे। कुछ ने रविशंकर को मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। ममता और मुन्ना सदमे में थे। ममता बार बार कहती, मेरी सपना को मैंने बेटी की तरह पाला, उसका क्या कसूर था? गांव में लोग रविशंकर को हैवान कहने लगे। पुलिस ने जांच गहराई से की। उन्होंने रविशंकर के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि सपना और मुन्ना के बीच कोई गलत रिश्ता था। ममता ने पुलिस को बताया कि रविशंकर ने पहले भी सपना को दहेज के लिए परेशान किया था। 29 जुलाई को उसने सपना को मारपीट कर घर से निकाल दिया था, लेकिन रविशंकर अपने बयान पर अड़ा रहा कि उसने शक के चलते हत्या की। सच्चाई या साजिश? सपना की हत्या ने कई सवाल खड़े किए। क्या रविशंकर का शक सही था, या फिर ये सिर्फ उसकी साजिश थी? क्या उसने दहेज के लिए सपना को मारा, जैसा कि परिवार का दावा था, या फिर उसका गुस्सा और शक इतना बढ़ गया था कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? पुलिस ने गांव में पूछताछ की, लेकिन लोग डर के मारे चुप थे। कुछ का कहना था कि रविशंकर का स्वभाव हमेशा से गर्म था।
वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। एक पड़ोसी ने बताया कि रविशंकर को सपना का ममता के घर जाना पसंद नहीं था। वो अक्सर कहता, सपना को अपने जीजा से इतना प्यार क्यों है? लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि सपना और मुन्ना के बीच कोई गलत रिश्ता था। मुन्ना ने पुलिस को बताया, सपना मेरी बेटी की तरह थी, मैंने उसे 18 साल तक पाला, रविशंकर झूठ बोल रहा है। सपना और रविशंकर की कहानी एक ऐसी दुखद उदाहरण है कि शक और विश्वास की कमी रिश्तों को कैसे बर्बाद कर सकती है। सपना का प्यार और उसकी गर्भावस्था एक नई शुरुआत का प्रतीक थी, लेकिन रविशंकर का शक उसकी जिंदगी का अंत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास का महत्व, रिश्तों में विश्वास सबसे जरूरी है। रविशंकर ने सपना पर बिना सबूत के शक किया, जिसने एक मासूम जिंदगी खत्म कर दी। संचार की जरूरत। अगर रविशंकर ने सपना से खुलकर बात की होती तो शायद ये नौबत ना आती। गुस्से पर काबू। रविशंकर का गुस्सा उसकी बर्बादी का कारण बना। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। मानसिक स्वास्थ्य है। रविशंकर का शक और गुस्सा मानसिक असंतुलन का संकेत था। अगर उसे समय पर मदद मिलती, शायद ये हादसा टल सकता था। सपना और रविशंकर की कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो शक और गुस्से की भेंट चढ़ गई। सपना की चीखें, उसका खून से लथपथ शव और रविशंकर का ठंडा चेहरा मेरठ के अम्हेड़ा गांव में काला धब्बा बन गया। क्या रविशंकर का शक सही था या ये सिर्फ उसकी वहम की उपज थी? ये सवाल अनसुलझा है। लेकिन सपना और उसके गर्भ में पल रही बच्चे की मौत ने एक परिवार को तोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में विश्वास और संवाद की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है।